नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पाठ 12 एक नई शुरुआत। साहित्य प्रकार है कहानी। लेखक का नाम है जाकिर अली, जिसका उपनाम है रजनीश। मित्रों, अगले वीडियो में हम एक नई शुरुआत कहानी में लेखक जाकिर अली रजनीश का विस्तृत परिचय प्राप्त कर चुके थे, पढ़ गए थे और एक नई शुरुआत कहानी के बारे में भी कुछ पढ़ चुके थे। इनका संक्षिप्त में पुनरावर्तन करें और आगे हम पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी किताबें खोल दीजिए और बैठ जाइए। अक्षरशः पाठ्यपुस्तक पर ध्यान रखिए। मित्रों, एक नई शुरुआत एक सर्वथा नवीन, काल्पनिक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित रचना है। यहाँ दो वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन किया गया है। दो वैज्ञानिकों के नाम थे प्रोफेसर रामीश और दूसरा है प्रोफेसर माधवन। मित्रों, यहाँ प्रोफेसर रामीश वह एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, मानव प्रक्षेपण यंत्र, जिसके बारे में माधवन को आश्चर्य हुआ जब पहले पहल प्रोफेसर रामीश ने माधवन को अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताया तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला ही रह गया। किसका मुंह? माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला ही खुला रह गया। एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा संभव हो सकता है। प्रोफेसर रामीश ने उसे विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा कैसे उसे समझाया था कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और फिर उन तत्वों को जोड़कर उसे मूल रूप में उसे पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यहाँ तक हम पढ़ गए थे। अब आगे पाठ्यपुस्तक पर ध्यान रखिए और फिर से थोड़ा आगे देखिए। उसी समय माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे भी बढ़ाई थी। प्रोफेसर रामीश ने आगे बताया, क्योंकि माधवन ने इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया यानी कि किसी क्रिया के विरुद्ध में होने वाली क्रिया बात की नहीं। इसीलिए कहा, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु में एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। कोई भी चीज, प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो यह चार, ये अणु से सभी अणु एकत्र होकर यह बनता है और अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। अणु किससे बनते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं। और किसी भी परमाणु को आकार कब मिलता है? जब उसके अपने भीतर मौजूद कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण उन्हें आकार मिलता है। तो यहाँ तक हम पढ़ गए थे। अब आगे देखिए। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझाना हो तो हम क्या करेंगे? कोई भी वस्तु को हमें उनके मूल तत्व के बारे में समझाना है, सारे अवयवों के बारे में, संरचना, अनेक अवयवों वाली रचना, संरचना।
अनेक अवयवों वाली रचना, उन्हें क्या कहा जाता है? संरचना। अनेक अवयवों वाली रचना यानी कि संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणु परमाणु का अध्ययन करेंगे। कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को समझना है तो सबसे पहले उसमें मिले हुए अणु और परमाणुओं का अध्ययन यानी कि अभ्यास करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। प्रोफेसर रामेश ने बताया कि यह ठीक वैसा ही है जैसे एक मशीन के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, कल पुर्जों यानी कि मशीन के पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स, अलग अलग भाग की बनावट और उनके कार्य करने की विधि यानी कि रीति, तरीका कैसा है, यह जब हम जानेंगे तब ही हम यह कार्य कर सकते हैं। फिर से ध्यान रखिए, यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उस वस्तु के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, बात आगे बढ़ाई और यह ठीक उदाहरण के तौर पर बताया। यह ऐसा ही है, यह ठीक वैसा ही है कि जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि यानी कि तरीका। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। मूर्तिवत स्थिर, जिस प्रकार मूर्ति मंदिर में अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं उसी प्रकार स्थिर माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रामेश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। यह तो रही बनावट की बात, अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। अब बात किसकी थी? वस्तु की बात थी, बनावट की बात थी वस्तु की। अब किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तरंग यानी कि लहर। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर। अंग्रेजी में उन्हें वेव्स कहा जाता है। तो तरंग के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा, एनर्जी कभी नष्ट होती नहीं। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। उसका स्वरूप परिवर्तित किया जाता है। जैसे किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? तो कि जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे कि विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आणविक यानी कि अणु संबंधी, यांत्रिक यानी कि यंत्र संबंधी जो ऊर्जा हैं उन्हें हम यानी कि अलग अलग ऊर्जाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उदाहरण के तौर पर देखें तो विद्युत ऊर्जा को हम पंखा का प्रयोग करते हैं तो गति ऊर्जा में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तित किया गया एनर्जी यानी कि ऊर्जा को। इसीलिए ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया कि विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि यंत्र संबंधी, और आणविक का मतलब होता है अणु संबंधी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। अणु संबंधी जो ऊर्जा हैं उनके बारे में यानी कि उदाहरण के रूप में बताया कि यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। आणविक ऊर्जा
किस प्रकार प्राप्त होती हैं? तो कि आणविक ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए हम परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इस काम के लिए हम कौन से साधन यानी कि परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसे मूल तत्वों में जोड़ा जा सकता है और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। विभक्त करना यानी कि अलग भी किया जा सकता है। तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ एक शब्द आया विभक्त। विभक्त यानी कि अलग। अलग अलग किया जा सकता है। खास तौर पर विभक्त यानी कि अलग किया गया। फिर से ध्यान रखिए कि हम कोई भी किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में अलग भी किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्या लाया मित्रों? अब आगे देखिए। हाँ, माधवन उत्तर देता है हाँ यह तो है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। यहाँ समर्थन शब्द का विरोधी शब्द देखें तो समर्थन, खंडन। परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। प्रोफेसर रामेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के तत्व यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ है। पवन, पानी, अग्नि, आकाश, धरती, ऐसे 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणों की संरचना में काफी अंतर होता है। हाँ, यह बात चौकस है कि किसी वस्तु और जीवित प्राणी ये दोनों की संरचना में काफी अंतर होता है। संरचना यानी कि अनेक अवयव वाली रचना वस्तु में भी अलग होती है और जीवित प्राणियों में भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए काफी अंतर, भेद होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती हैं। ये समझाते हैं माधवन को प्रोफेसर रामेश। क्या समझाते हैं कि लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणियों के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफी जटिल और श्रम साध्य होगी। ध्यान रखिए, जो पहली प्रक्रिया है यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफी जटिल। शब्द पर ध्यान रखिए, जटिल यानी कि कठिन। जटिल, कठिन। और उनका जटिल का विरुद्धार्थी शब्द
सरल। जटिल का विरुद्धार्थी सरल। देखिए, हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। मगर यह दूसरी प्रक्रिया कैसी है? पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल है, कठिन है और श्रम साध्य होगी, इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा। कहते हुए प्रोफेसर रामेश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गए। सम्मोहन, मोहित करने वाले। सम्मोहन यानी कि मोहित करने वाली क्रिया, मोहित करने वाली क्रिया। अवस्था यानी कि स्थिति। अवस्था यानी कि स्थिति, हाल। तो ध्यान रखिए, प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में यानी कि मोहित करने की क्रिया में, लुभाने की क्रिया में आ गए और ऐसी अवस्था में आ गया, एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका। किसको ऐसा हुआ? प्रोफेसर माधवन को, कि प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल पहुंचा आया। सवाल यानी कि प्रश्न, एक विचार आया और वह बोले बिना रह न सका। कौन बोले बिना न रह सके? प्रोफेसर माधवन। क्या कहा? सर, माना कि सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर रामेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान यानी कि मुस्कुराहट, हंसी आ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बताया कि मैं तो आपको सिर्फ यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार के तरंग यानी कि वेव्स, लहर में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित यानी कि टीवी स्टेशन से हम प्रसारित करते हैं, कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को इस विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे, जहां पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा। वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। तो यहाँ एक शब्द ध्यान रखिए, प्रक्षेपित यानी कि प्रसारित।
जो कार्यक्रम प्रसारित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रक्षेपी। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। किसकी तंद्रा भंग हो गई? तंद्रा यानी कि नींद, ऊंघ, माधवन की। तो मुहावरा है तंद्रा भंग हो जाना। तंद्रा भंग होना, तंद्रा भंग होना यानी कि चेतना में आना, चेतना में आना। देखो मित्रों, और तभी अचानक, अचानक यानी कि एकाएक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यहाँ एक प्रश्न भी बनता है कि प्रोफेसर माधवन की निंदा यानी कि निंद्रा, तंद्रा भंग क्यों हो गई? तो कारण क्या था कि मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं देखकर उनकी तंद्रा भंग हो गई। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। उसने मॉनिटर पर उठती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। माधवन का शरीर पसीने से ना उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना, बहुत घबरा गए। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। मित्रों, यहाँ एक प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? तो अचानक एकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उड़ता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया। तो मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला यानी कि अपनी प्रयोगशाला के साथ बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। यहाँ तक रखिए मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।